हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास के मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट लेक्चर लेंगे और इसमें हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने से पहले हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे दैट मैग्नेटिक मूवमेंट किसके बराबर होती है। उसके लिए हमें थोड़ा सा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जो है उसका थोड़ा सा पार्ट लेना पड़ेगा। मैं आपको याद दिलाऊं, अगर आपने मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म के लेक्चर्स देखे होंगे, अगर आपने टॉर्क का लेक्चर देखा होगा, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट लूप प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपने लेक्चर देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट लूप प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसमें जब हम टॉर्क डिराइव करते हैं तो टॉर्क की वैल्यू होती है टॉर्क इज इक्वल टू NiAb साइन ऑफ थीटा। ये टॉर्क की रिलेशन होती है, टाउ इज इक्वल टू NiAb साइन ऑफ थीटा। वायर जो n है ये होती है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कि आपके पास जो कॉइल है उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्न्स आपने ली है। I रिप्रेजेंट करती है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, वायर के थ्रू आपने कितनी करंट पास कराई है। ए उसी रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया है या किसी भी कॉइल का एरिया है। बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें आपने इस कॉइल को रखा हुआ है। बेसिकली हमारे पास अरेंजमेंट कुछ ऐसे होता है, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप थोड़ा सा यहां पे देख लो कि हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप ऐसे होती है, हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ये एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी बी के बराबर है। इस लूप का एरिया ए के बराबर है, तो ए इस लूप का एरिया है। इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, ये इसमें करंट आई फ्लो कर रही है ऐसे, ठीक। और ये एम जो है दिस आर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप, कि आपने कितनी नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ली हुई है, कुछ ऐसे, ये नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप है। और ये थीटा जो है इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द नॉर्मल ड्रॉन टू द कॉइल। कॉइल पे जो आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो कितने डिग्री एंगल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ बनाता है, ठीक है ना। ओके, नाउ इसी तरह का और एक क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे पढ़ा है, जहां पे हम लूप के बदले डाइपोल एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। यहां पे हम लूप को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, वहां पे हम डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और वहां पे भी उस डाइपोल पे एक टॉर्क एक्सपीरियंस होती है। और अगर आपको याद होगा, उस टॉर्क को हमने डिराइव किया था, दैट इज गिवन बाय Pe साइन ऑफ थीटा। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं, ये P क्या है, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। E वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें आपने डाइपोल को रखा हुआ है, और थीटा एंगल होता है इस P और E के बीच में, ठीक, गुड। अगर इन दो इक्वेशंस को कंपेयर किया जाए, द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट लूप प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को और टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर इनको कंपेयर किया जाए तो ये टाउ है, यहां पे भी टाउ है, ये साइन थीटा है, यहां पे भी साइन थीटा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सारी चीजें आप देख रहे हो दैट कंपैरिजन में लगभग सारी चीजें सेम आ रही है। टॉर्क यहां पे भी है और यहां पे भी है, साइन थीटा और साइन थीटा हमने कंपेयर किया। यहां पे हम मैग्नेटिज्म में है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इसका मतलब जो आपके पास ये वाला बचा हुआ टर्म है, ये फिर ऑब्वियसली P के बराबर होना चाहिए। एंड व्हाट इज P? P जो है, P हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। तो यहां पे जो आप NiA देख रहे हो, ये बिल्कुल उसी तरह से एक डाइपोल मोमेंट का काम करना चाहिए जैसे यहां पे ये P एक डाइपोल मोमेंट का काम कर रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस डाइपोल मोमेंट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का नाम देते हैं और इस डाइपोल मोमेंट को हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का नाम देते हैं। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है एक कॉइल की, जो भी आपके पास कॉइल है, चाहे रेक्टेंगुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, कोई भी शेप की कॉइल आपके पास है, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे लिखा जाएगा? इट्स गिवन बाय NiA, ये NiA के बराबर होगी, ठीक है ना।
और आपको याद होगा, अगर इससे पहले के लेक्चर आपने देखे होंगे, तो इस मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? अगर एक मैग्नेट में लिया जाए तो मैग्नेट में इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, लेकिन एक करंट लूप में अगर आपको इस मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन निकालनी है तो आपको राइट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा। सर कैसे? देखो बेटा, अगर करंट क्लॉकवाइज चल रही है तो आप अपने राइट हैंड के फिंगर टिप्स को उसी डायरेक्शन में कर्ल करोगे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। सर करंट तो ऐसे फ्लो कर रही है, तब थंब छोड़ दो, थंब आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देगा। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आ रही है तो मैग्नेटिक मोमेंट आउटवर्ड्स होगी, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक मोमेंट इनवर्ड्स होगी। और इसी मैग्नेटिक मोमेंट को हमें आज निकालना होगा फॉर अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस मैग्नेटिक मोमेंट m is equal to NIA for the case of a revolving electron around the nucleus. See, हम कंसिडर करेंगे हमारे पास एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, एक एटम हमारे पास है, उसके पास एक न्यूक्लियस है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है। और मोर प्रॉपरली हम एक हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द हमने इस इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया है जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन की मोशन है कुछ ऐसे। अगर इस इलेक्ट्रॉन का, अगर इस एटम का या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट हमें निकालना होगा तो हमें तीन चीजें चाहिए। एक तो m चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स इस ऑर्बिट में कितने हैं, I चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन कितनी करंट कंस्टिट्यूट करेगा, और A चाहिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट का एरिया क्या है। तो हमने कॉइल को रिप्लेस किया ऑर्बिट से। इससे पहले हमारे पास कॉइल थी, m नंबर ऑफ टर्न्स था इन द कॉइल, I करंट फ्लो कर रही थी कॉइल में, A एरिया ऑफ द कॉइल था। आज हमने कॉइल को रिप्लेस किया ऑर्बिट से। अब चूंकि ये एक ही ऑर्बिट है तो n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। सिर्फ हमें देखना होगा फिर अगर इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो I a के बराबर लिखा जाएगा, बिकॉज ऑर्बिट अकेला होता है, ऑर्बिट एक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो इसमें टर्न्स नहीं होते, तो हमने लिखा n is equal to 1। सो मैग्नेटिक मोमेंट हम लिखा करेंगे दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ I एंड A, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल या ऑर्बिट मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ दैट ऑर्बिट और एरिया ऑफ दैट कॉइल। तो इसलिए जब हम मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन करते हैं तो हम लिखेंगे, बेसिकली हम लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। सर मैग्नेटिक मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट दो चीजों का होगा, प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द ऑर्बिट, कि ऑर्बिट में कितनी करंट फ्लो कर रही है टू द ऑर्बिट, और किसका, एंड द एरिया ऑफ दैट ऑर्बिट एंड इट्स एरिया, और इसके एरिया का। हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय m, इसको हम m से डिनोट किया करेंगे, डिनोटेड बाय m एंड एक्सप्रेस एज, और हम इसको एक्सप्रेस ऐसे किया करेंगे दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो हमेशा I मल्टीप्लाइड बाई A के बराबर लिखा जाएगा। ठीक है ना, ओके। सी, अब हम रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के केस में देखेंगे क्या होगा। तो हम न्यूक्लियस को कंसीडर करेंगे। सर ये न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द हमने इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराया है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ठीक है ना, अब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो मोशन ऑफ चार्ज आ गई, तो मोशन ऑफ चार्ज आ गई तो करंट आएगी, और हम जानते हैं दैट करंट की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट टू द मोशन और अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी। हम दो फिगर्स बनाएंगे, ये फिगर, इसमें हम इलेक्ट्रॉन की मोशन दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहां पे हम करंट की डायरेक्शन दिखाएंगे, तब करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी। वी सपोज दैट इस ऑर्बिट की रेडियस जो है वो r के बराबर है, ये ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट है, तो इसके पास एक रेडियस होगी। वी सपोज दैट इस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस r के बराबर है। तो दो चीजें हमें चाहिए, एक तो हमें I चाहिए
व्हाट इज द करंट कंस्टिट्यूटेड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितनी करंट बनाएगा जब ये रिवॉल्व करेगा, और दूसरा व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सर्कुलर ऑर्बिट। और एरिया बहुत आसान है, एरिया होता है पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, रेडियस हम जानते हैं तो पाई आर स्क्वायर एरिया बनेगा, सिर्फ हमें करंट चाहिए। अब करंट कैसे निकालेंगे, देखो करंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं दैट करंट जो है आई, ये होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर, कुछ ऐसे। हम अगर एक सर्कल में देखेंगे दैट इलेक्ट्रॉन ने कितनी करंट कंस्टिट्यूट की, एक टाइम पीरियड में इसने कितनी करंट कंस्टिट्यूट की, मुझे लगता है हमें लिखना पड़ेगा करंट कंस्टिट्यूटेड बाय द इलेक्ट्रॉन while revolving around the nucleus in one orbit। जब ये एक ऑर्बिट करेगा तो ये कितनी करंट कंस्टिट्यूट करेगा, ये इतनी करंट कंस्टिट्यूट करेगा। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना है सर, ई। अच्छा टाइम इसको कितना लगेगा सर, टाइम तो टी लगेगा, कौन सा टी, कैपिटल टी। अच्छा ये कैपिटल टी है क्या सर, ये तो टाइम पीरियड है। हाँ, जब इलेक्ट्रॉन एक सर्किल कंप्लीट करेगा, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट कंप्लीट करेगा, तो जो इसको इस ऑर्बिट को कंप्लीट करने में टाइम स्पेंड होगा, उस टाइम को हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। इसीलिए मैंने लिखा करंट कंस्टिट्यूटेड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस विल बी गिवन बाय ई अपॉन टी, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिट पे चल रहा है। सर ई तो हमें पता है ऑलरेडी, ई की वैल्यू तो हम जानते हैं 1.6 × 10⁻19। इसका मतलब E पहले से डिफाइनेड है, हमें सिर्फ T चाहिए। T को डिफाइन करने के लिए देखो हम क्या करेंगे। अच्छा टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, हम एज्यूम करेंगे इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे मूव करेगा विथ स्पीड v, इसके पास स्पीड v होगी, तब हम जानते हैं कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस ओवर टाइम के बराबर होती है। वी नो दिस that speed is equal to distance divided by time। हमें क्या चाहिए सर, हमें तो टाइम पीरियड चाहिए। अच्छा टाइम को ऊपर लेके जाएंगे तो टाइम मिलेगा डिस्टेंस इस इलेक्ट्रॉन ने कितनी कवर की जब इसने एक सर्कल कंप्लीट किया, और इसके पास स्पीड कितनी थी, क्या करें। और आप जानते हो कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन कंप्लीटिंग वन सर्कल मतलब हो गया दैट इज ऑर्बिट की लेंथ कितनी थी, और ऑर्बिट की लेंथ आप जानते हो दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट, किसके बराबर होता है 2 पाई रेडियस के बराबर। तो हम लिखेंगे टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कैन बी देयरफॉर रिटन एज, डिस्टेंस का मतलब हो गया 2 पाई रेडियस, ऑर्बिट का 2 पाई आर, ऑर्बिट की टोटल लेंथ, क्योंकि उतनी डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन ने कवर की होगी जितनी इसकी लेंथ होगी जब इसने एक चक्कर कंप्लीट किया होगा, डिवाइड बाय स्पीड का मतलब हो गया v। तो हम इस t की वैल्यू को उठा के I इज इक्वल टू E बाई टी में देंगे। देयरफॉर I जो है, I की वैल्यू हमें मिलेगी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू होगी 2 पाई आर डिवाइडेड बाई v, कुछ ऐसे। और अगर प्रॉपरली लिखा जाए तो मुझे लगता है I जो है दैट विल बी इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाई इसका रेसिप्रोकल लेंगे v डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ये। और वी कैन राइट I can be written as EV by 2 by radius, ये करंट है। लेकिन हमें करंट नहीं चाहिए, हमें M चाहिए, और M के लिए हमें एक तो करंट चाहिए और A चाहिए। व्हाट इज इट सर, A इज द एरिया ऑफ ऑर्बिट, और एरिया कितना होगा सर, क्योंकि ये सर्क्यूलर ऑर्बिट है तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। इसलिए हम लिखेंगे दैट द करंट I, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू करंट I की वैल्यू EV बाई 2 पाई आर, ये EV बाई 2 पाई आर, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई आर स्क्वायर से। अच्छा पाई आर स्क्वायर कहां से लाया सर, ये सर्कल का, हाँ एरिया ऑफ द सर्कल है। ये पाई और ये पाई कट हो जाएगा, ये एक आर और ये एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट की रिलेशन मिलेगी EV, ये EV है, और एक R यहां पे रह जाता है और डिवाइडेड में 2 रह जाता है, ये EV R बाई 2 हमें मैग्नेटिक मोमेंट देगी। अच्छा अगर आपको पूछा जाए इस मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसे होगी, जरा बोलो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसे होगी, क्या वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलेगी कि मोशन ऑफ करंट से।
सर वो तो मोशन ऑफ करंट से मिलेगी। कैसे बोला था? राइट हैंड रूल से। राइट हैंड की फिंगर्स को आप उसी डायरेक्शन में कर्ल करोगे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। अच्छा, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो हम अपनी फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, फिर अपना थंब छोड़ देंगे और जिस डायरेक्शन में आपका थंब होगा वही हमें मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन देगी। तो अगर मैं लिखूं इसकी वेक्टर फॉर्म तो मैं लिखूंगा ऐसे, इंप्लाइज एम वेक्टर फॉर्म जो है वो होगा EVR बाई 2 और डायरेक्शन में साथ में लिखूंगा इनवर्ड्स। ये इनवर्ड्स डायरेक्शन में होगी तो मैं क्रॉस करूंगा इसको। ये देखो बेटा, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो किया क्या हमने? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू ए के बराबर है। हमने पहले करंट को कैलकुलेट किया, एक सर्कल में कितनी करंट चलाएगा ये, एक टाइम पीरियड में ये कितनी करंट चलाएगा। हमने कहा E डिवाइड बाई टी होगी क्योंकि E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और एक सर्कल में जो उसको टाइम लगने वाला है उसको हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। उसके बाद हमने कहा कि E की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं 1.6 × 10⁻90। सिर्फ T की वैल्यू चाहिए। T की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या कहा? हमने कहा लेट अस सपोज दैट T की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या कहा? हमने कहा लेट अस सपोज दैट इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द ऑर्बिट विथ स्पीड v। इसके पास स्पीड v है। किसके पास? इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड v है। तब हम जानते हैं कि स्पीड v इसके बराबर है डिस्टेंस ओवर टाइम। यहां से हमने टाइम निकाला, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस होगी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो 2πr डाला और हमें आंसर मिला। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट है, EVR बाई 2। EVR बाई 2। लेकिन मैं इस मैग्नेटिक मोमेंट से कुछ और निकालने वाला हूं। अगर आपने बुक्स देखी होगी तो बुक्स में कुछ और इसकी इक्वेशन डिराइव की गई है और वहां से कुछ और हम फिर ऑब्टेन करते हैं जिसको हम बोहर मैग्नेटन बोलते हैं। मैं वही बोहर मैग्नेटन यहां पे डिराइव करने वाला हूं। तो m की वैल्यू मैं यहां पे लिख के रखता हूं और उसकी डायरेक्शन भी मैं याद रखता हूं। m की वैल्यू है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज गिवन बाय m इज इक्वल टू EVR बाई 2। EVR बाई 2, ठीक है ना, और इसकी डायरेक्शन इनवर्स है। ठीक, तो मैं यहां पे लिखूंगा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज गिवन बाय EVR बाई 2 और मैं क्रॉस करूंगा यहां पे, दैट इज डायरेक्शन इज इनवर्स क्योंकि मुझे आगे चाहिए। अब देखो बेटा, अब जब इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है तो इसके पास एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होगी जिसको हम एंगुलर मोमेंटम का नाम देते हैं। ये हम जानते हैं। देखो, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कुछ ऐसे। तो जब भी रोटेशन मोशन बॉडी के पास होगी तब इसके पास ऑब्वियसली एंगुलर क्वांटिटीज आ जाती है, एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाती है, एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। हम उस एंगुलर मोमेंटम को यहां पे इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R एंड P होता है। ये 11th क्लास में रोटेशन मोशन में हम पढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू R क्रॉस P। सर R क्या होता है? R इसका रेडियस होगा, R इसका रेडियस है, ये रेडियस है, सेंटर से बाहर की तरफ रेडियस है, इसको रेडियस वेक्टर भी कहा जाता है। और P जो है, P इसी इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन है। अच्छा, आपको पता होगा लीनियर मोमेंटम कैसे लिखा जाता है? सर लीनियर मोमेंटम m मल्टीप्लाइड बाय v के बराबर होता है, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा था? सर इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा था एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये ऐसे चल रहा है। अगर इस पॉइंट पे आपको बताया जाए दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तब आपको पता है दैट इस पॉइंट पे अगर आपको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालनी है तब आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। यहां पे निकालनी है तो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक। अब P किसके बराबर होता है? मास मल्टीप्लाइड वेलोसिटी। P भी वेक्टर क्वांटिटी है, V भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो P की डायरेक्शन कहां से होगी? सर वहीं से जहां से V की डायरेक्शन है। तो यहां से बेसिकली जहां से वेलोसिटी आप देख रहे हो वहीं से मोमेंटम भी डायरेक्टेड होगा। ये डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम है, ये डायरेक्शन ऑफ R है। देखो, ये R की डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। और आप जानते हो सर्कल का रेडियस
और टेंजेंट आपस में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो मुझे लिखना पड़ेगा r इंटू पी साइन ऑफ थीटा। क्या कि हमने क्रॉस को ब्रेक किया तो साइन थीटा आएगा। अच्छा, थीटा किस किस के बीच में एंगल होगा? सर, जिनके बीच में क्रॉस था। अच्छा, क्रॉस किस किस के बीच में था? आर और पी के बीच में। इसका मतलब यह है दैट हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्रीज दी हुई है, क्योंकि आर और पी के बीच में जो एंगल है दैट्स इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो हम लिखेंगे एल जो है दैट्स गिवन बाय आर पी साइन ऑफ 90 डिग्रीज, कुछ ऐसे। और हम जानते हैं साइन 91 है, तो एल को लिखा जाएगा आर इंटू पी के बराबर, ठीक है ना। और एल को लिखा जाएगा आर मल्टीप्लाइड में पी, हम जानते हैं ये मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। क्या मैं लिख सकता हूं एल इज इक्वल टू एम वी आर? यस आई कैन राइट। यही रिलेशन में वहां पे यूज करने वाला हूं। तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा दैट हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन तो मिला, लेकिन हमें कुछ और चाहिए। यहां पे हम एक इंपॉर्टेंट टर्म को डिफाइन करना चाहते हैं जिसको बोहर मैग्नेटन बोलते हैं। हमें उस बोहर मैग्नेटन की रिलेशन चाहिए, हमें उस बोहर मैग्नेटन का वैल्यू चाहिए। उस वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए मैंने क्या कहा कि मैं यहां पे एंगुलर मोमेंटम को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास रोटेशनल मोशन है, तो इसके साथ एक इंपॉर्टेंट मोमेंटम एसोसिएट होगा जिसको आपने एंगुलर मोमेंटम का नाम दिया है। और हम जानते हैं फ्रॉम क्लास 11 वो आर प्लस पी के बराबर होता है, तो हमें मिला एल इज इक्वल टू एम वी आर। अच्छा, अगर मैं यहां पे जाऊंगा, अच्छा और एक चीज, अच्छा एल की डायरेक्शन कैसे देंगे? एल की डायरेक्शन कहां से होगी? एल की डायरेक्शन को कौन डिसाइड करेगा? क्या करंट की मोशन ऑफ द चार्जेड पार्टिकल? हाँ, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल की मोशन के साथ एसोसिएट होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट मोशन ऑफ करंट के साथ एसोसिएट होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ एसोसिएट होता है। दोनों की डायरेक्शन निकालने का एक ही रूल है, ये वाला रूल, मगर फर्क सिर्फ इतना है, अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन निकालते हो तब आपको अपने फिंगर्स कर्ल करने पड़ेंगे किसकी डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप एल की डायरेक्शन निकालते हो तब आपको अपने फिंगर्स कर्ल करने पड़ेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज। देखो चार्ज ऐसे चल रहा है, ये देखो बाहर की तरफ, उसका कैसे था? इनवर्ड्स। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसे है? आउटवर्ड्स। तो ये मैं याद रखूंगा कि इसकी डायरेक्शन डॉट है और इसकी डायरेक्शन क्रॉस है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, बोहर मैग्नेटम निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का डिवीजन करेंगे। हम ऐसे लेंगे, m का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय l का मैग्नीट्यूड हम कंसीडर करेंगे। अच्छा, m का मैग्नीट्यूड कितना है सर? वो तो EVR/2 है। हाँ, ये तो EVR। अच्छा, l का मैग्नीट्यूड कितना है सर? वो तो MVR है, MVR है। अगर इसको प्रॉपर्ली सोल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा? EVR डिवाइडेड बाई 2, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1 डिवाइड बाई MVR लिखेंगे। सर ये VR और ये VR कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कट हो गया, तो हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ M डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ L जो है वो किसके बराबर रहेगा सर? E/2m के बराबर, E/2m के बराबर। ये बहुत फेमस रिलेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ M बाई मैग्नीट्यूड ऑफ L इज इक्वल टू E/2m। आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसमें तो ये रिलेशन हम वहां पे यूज करेंगे। E डिवाइड बाई 2m आपको याद रखना है। तो ये बेसिकली हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इंप्लाइज जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ m इज इक्वल टू E/2m मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ L। और अगर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तब m वेक्टर जो है वो लिखा जाएगा E/2m इंटू L वेक्टर। लेकिन एक माइनस साइन में खुद डाल देता हूं यहां पे, आपको समझ आया होगा क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन इनवर्ड्स है और इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड्स है, इसीलिए हमने यहां पे नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि m और l की डायरेक्शन सेम नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली रिलेशन बन गई, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। ये रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम है।
सर आपने तो बोला था बोर मैग्नेटॉन चाहिए। हाँ देखो बोर मैग्नेटॉन हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब देखो अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, इफ वी कंसिडर दिस केस फॉर द हाइड्रोजन एटम, हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे जिसको बोहर ने डिफाइन किया था। कहता है कि हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हमेशा NH/2π के बराबर होता है। यह आपने सुना होगा, बोहर का पोस्टुलेट है। जब बोहर थ्योरी पढ़ते हैं तो बोहर थ्योरी में हम डिफाइन करते हैं दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। जब हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है वो उन्हीं जगह पे, उन्हीं ऑर्बिट्स में ऑर्बिट कर सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ये रिलेशन फॉलो करेगा। कौन सी? L इज इक्वल टू NH/2π, वेयर n जो है n की वैल्यू 1 2 3 4 वगैरह है। ये नंबर ऑफ ऑर्बिट को डिफाइन करता है। n इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि आप पहले ऑर्बिट में हो कि दूसरे ऑर्बिट में। n इज इक्वल टू 2 का मतलब करेगा कि आप दूसरे ऑर्बिट में हो। n इज इक्वल टू 3 का मतलब है तीसरे ऑर्बिट में, सो ऑन। h जो है H प्लांक्स कांस्टेंट है, आप ये जानते हो H इज प्लांक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी आपको पता होगी 6.023 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है, हमें अभी नहीं चाहिए, बाद में चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इस रिलेशन को m इज इक्वल टू -e/2m इंटू L या इस रिलेशन को यूज करेंगे, m इज इक्वल टू e/2m इंटू L को यूज करेंगे फॉर एन हाइड्रोजन एटम, तब हम जानते हैं कि इस L की कंडीशन चेंज हो जाएगी। ये एंगुलर मोमेंटम जो है ये लिखा जाएगा NH/2π के बराबर। तो देयरफॉर हम लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड, जो इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट है, वो मिलेगा E/2m मल्टीप्लाइड बाय n की वैल्यू, L की वैल्यू होगी NH/2π, कुछ ऐसा। और अगर प्रॉपर्ली लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा m जो है दैट्स इक्वल टू n EH/4πm, n e इंटू h डिवाइड बाई 2 2 4 पाई एंड m। ठीक है ना? तो ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी इन विच ऑर्बिट? सर इन द nth ऑर्बिट, क्योंकि n रिप्रेजेंट करेगा कौन से ऑर्बिट में हो आप। अगर आप इस n को पुट करते हो 1 तो आप क्या निकाल रहे हो? आप इस इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट जो है पहले ऑर्बिट में निकाल रहे हो। दैट अगर एक इलेक्ट्रॉन एटम के पहले ऑर्बिट में, हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट में ऑर्बिट कर रहा है, तब उस इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट में मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी? सर वो होगी m इज इक्वल टू, बोलो, m इज इक्वल टू EH/4πm। क्या ये सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट होगी कि सबसे ज्यादा? सही, तो सबसे कम होगी, क्योंकि n का वैल्यू 1 से लेके आगे तक रेंज होता है। आपने सबसे मिनिमम वैल्यू इसको पुट किया तो ये m की सबसे छोटी वैल्यू होगी, तो ये सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट होगी। और इसी सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट को, इसी मैग्नेटिक मोमेंट को जो आप n इज इक्वल टू 1 में कैलकुलेट करते हो, इसको बोहर मैग्नेटन का नाम दिया जाता है। दैट्स कॉल्ड बोहर मैग्नेटन, इट्स कॉल्ड बोहर मैग्नेटन। और इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। E की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, H की वैल्यू आपको पता है 6.023 इंटू 10⁻34, M की वैल्यू आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kgs। ये सब चीजें आपको पता है। अगर आप इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको बोहर मैग्नेटन की वैल्यू मिलेगी। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था दैट व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट ये है, ठीक है ना, और उनके बीच में रिलेशन ये है। किनके बीच में? मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन ये है, ठीक है ना। और बोहर मैग्नेटन की रिलेशन ये है EH/4πm। और बोहर मैग्नेटन क्या होता है? इट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ये मैग्नेटिक मूवमेंट का सबसे कम वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू होता है, जो आप n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट में कैलकुलेट करते हो, ठीक है ना। देखो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसको समझने के लिए। मैं एक स्ट्रक्चर यहां पे बनाऊंगा। पहला स्ट्रक्चर, मेरे पास कुछ भी, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है x y and z, ठीक है, और हम कहीं पे
एक चलो सर्कल बनाते हैं यहां पे, ठीक है। और इस सर्कल की रेडियस जो है वो 2 मीटर है, सपोज ये 2 मीटर दी हुई है, और इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, से फॉर एग्जांपल 0.5 एम्पियर्स, 0.5 एम्पियर्स करंट फ्लो कर रही है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हमारे पास, ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, ये आपको आराम से आएंगे। अब निकालना क्या मैं भी बताऊंगा। ये हमारे पास फिर से एक्स वाई एंड जेड है, एक्स वाई एंड जेड है, ठीक। और हमने यहां पे एक स्क्वायर बनाया है, इसका ये साइड 2 मीटर है, ये साइड भी 2 मीटर है, फॉर एग्जांपल ये साइड भी 2 मीटर है और ये साइड भी 2 मीटर है, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है, कुछ ऐसे देखो, ऐसे कैरी कर रहा है ये 1 एम्पियर करंट, ठीक। हमें क्या पूछा गया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम हियर, कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी है और उसकी डायरेक्शन क्या है। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, और बी है कि उसकी डायरेक्शन कितनी है, कैसी है। और यहां पे भी हमें ए पार्ट में कैलकुलेट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, और बी पार्ट में इसकी डायरेक्शन को हम कैलकुलेट करेंगे। अरे बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकालते हैं सर? मैग्नेटिक मोमेंट होता है, अगर आपको याद होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इंटू एरिया, बस दोनों चीजें दी हुई है, करंट दी हुई है, एरिया आप निकाल सकते हो, सर्कल का एरिया आपको पता होगा सर, एम लिखा जाएगा, करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर्स है, एरिया है पाई आर स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाइड बाय आर की स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक। तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक। मल्टीप्लाइड बाय पाई को हम 22/7 लिख सकते हैं, या 3.14 लिख सकते हैं, 2 2s are 4 लिख सकते हैं यहां पे, तो ये 2 2s are 4 कैंसिल हो गया, तो ये 44/7 आंसर आएगा। तो m की वैल्यू होगी 44 डिवाइडेड बाय 7। अगर आप यूनिट लिखना चाहते हो तो I एम्पियर है, ए एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर आप इसके यूनिट लिख सकते हो। अच्छा डायरेक्शन, डायरेक्शन तो आसान है, करंट ऐसे चल रही है तो इनवर्स है कि नहीं, तो इसके डायरेक्शन क्रॉस होगी, कुछ ऐसे, खत्म। सर ये तो आसान है, अब हमें आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो I इंटू ए के बराबर होगा, I2 है, और ए एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या साइड का स्क्वायर, स्क्वायर के लिए लेंथ भी 2 है, ब्रेड्थ भी 2 है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 2s are 4 2s are 8, सो 8 एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। और क्लॉक, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स का मतलब क्या है, डॉट, यहां पे डॉट लिखा जाएगा, यहां पे क्रॉस लिखा, यहां पे डॉट लिखा, ठीक है ना। अच्छा और एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इससे अच्छा क्वेश्चन। अब आपको पूछा गया दैट हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये x है, ये y है और ये z है, ठीक। ओके, हम कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, देखो ये स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसे है, एक ऐसे है, ठीक है, और दूसरा ऐसे बनाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे, ये नोटबुक जैसी, यस, ठीक। अच्छा ये लेंथ फॉर एग्जांपल कुछ भी L है, तो ये भी L है, ये B है, ये B है, ये भी B है, और ये भी B है, और ये L है, ये दिया हुआ है। सर अब हमें क्या करना है, हमें निकालना होगा व्हाट इज द सेम चीजें, A मैग्नीट्यूड ऑफ M और B डायरेक्शन, ये दो चीजें हम निकालने वाले हैं। हाँ सर करंट कैसे चलेगी, करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगी, यहां से करंट जा रही है I, ये करंट यहां से होके यहां जा रही है I, फिर हमने यहां भी इसी करंट I को देखा, फिर इधर से भी करंट I को देखा, फिर इधर से भी करंट I को देखा। हम एज्यूम करेंगे दैट हमारे पास दो लूप्स है,
एक लूप ये वाली है, दूसरी लूप ये वाली है, इसमें भी करंट आई फ्लो कर रही है, इसमें भी करंट आई फ्लो कर रही है कि नहीं? तो हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे और इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे पहले। अच्छा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट और इसका मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा कि नहीं? बिकॉज करंट भी सेम है और एरिया भी इनका सेम होगा, क्योंकि इसकी लेंथ भी एल है, इसकी लेंथ भी एल है, ये कॉमन साइड है इसका, इसकी ब्रेड्थ भी है और इसकी ब्रेड्थ भी है। तो मुझे लगता है दैट जो इस वाले की मैग्नेटिक मोमेंट होगी वही इस वाले की मैग्नेटिक मोमेंट होगी, लेकिन उनकी डायरेक्शंस डिफरेंट होगी। देखो, अच्छा, इसकी डायरेक्शन अगर निकालेंगे तो क्लॉकवाइज, सॉरी ऐसे चलो क्लॉकवाइज, फिर अंदर की तरफ, तो इसके अंदर की तरफ, तो इनवर्स, यहां पे इनवर्स ऐसे अंदर की तरफ, ठीक। अच्छा, ये जेड एक्सिस में है, मतलब ये इधर है, ये हमारे पास बेसिकली बाहर की तरफ है, इधर है, ये ऐसे है, ये कॉन्सेप्ट हमारा ऐसे है, ये वाला ऐसे है, ये वाला ऐसे है, ठीक। इसका मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ, मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कहां? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब डाउनवर्ड्स। इसका मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट में इस मार्कर से दिखाता हूं, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट है अंदर की तरफ, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी अंदर की तरफ। इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये होगा कुछ ऐसे, देखो ये ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट्स अगर आप देखोगे तो दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर है कि नहीं? एक की मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ का मतलब क्या है? वो कौन से एक्सिस होंगे? सर ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। इधर माइनस एक्स होगी, नीचे माइनस वाई होगी, अंदर की तरफ बोलो माइनस जेड होगी। या अगर आप अंदर की तरफ पॉजिटिव जेड मान के चलोगे तब बाहर की तरफ नेगेटिव जेड होगी। तो आपकी मर्जी है, आप किसको पॉजिटिव मान के चलोगे, किसको नेगेटिव मान के चलोगे। तो इसका मतलब यह है कि इसकी मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो अंदर की तरफ होगी। चलो अंदर की तरफ हम पॉजिटिव मान के चलते हैं, बाहर की तरफ नेगेटिव मान के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ होगी तो जेड एक्सिस पे होगी, तो जेड एक्सिस को हम किससे डिनोट करते हैं डायरेक्शन में? के कैप से, ये के कैप कुछ ऐसे। तो इसको क्या लिखा जाएगा? सर इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसे होगी, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसे होगी, दैट मैग्नेटिक मोमेंट जो पहली वाली है उसकी वेक्टर नोटेशन या वेक्टर एक्सप्रेशन ऐसे होगी, करंट आई है, करंट आई है, एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो एल मल्टीप्लाइड विल बी आई इंटू एल इंटू बी, लेकिन के कैप हम लिखेंगे साथ में क्योंकि उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ठीक। अच्छा, ये वाला क्या होगा? सर इसका M2 होगा, ठीक है, उसका भी ILB ही होगा, सर ILB ही उसका भी होगा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसको हम J मान के चलेंगे। देखो ये ऐसे है तो डाउनवर्ड में J होगा, उसको पॉजिटिव मान के चलेंगे। जैसे इसको अंदर की तरफ पॉजिटिव माना, या दोनों को नेगेटिव मान सकते हो, ये माइनस K है और ये माइनस J होगा, कुछ ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना। तो अगर हम टोटल मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे तो कितना होगा? तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगी इनका वेक्टर सम, मतलब M1 वेक्टर प्लस M2 वेक्टर, कुछ ऐसे। तो उनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस ILB के कैप के साथ और प्लस माइनस ILB J कैप के साथ, कुछ ऐसे। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ILB को हम कॉमन निकाल सकते हैं, हमें मिलेगा K कैप प्लस J कैप, कुछ ऐसे। ये बेसिकली टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट होगी इस स्ट्रक्चर की, और डायरेक्शन भी हमने दी K प्लस J इसकी डायरेक्शन होगी। अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, वो हमें नहीं चाहिए। तो हमें बेसिकली निकालना था व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर की टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी है। तो आप इस मैग्नेटिक मोमेंट पे कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो और उन स्ट्रक्चर्स की आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो।